बार लाइव चेक करिए तो आवाज जा रही है। देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस शुरू किया गया था, फिर एक बार हल्का सा दोहरा के उसमें आगे बढ़ा जाए, क्योंकि भाई गर्मी के कारण आपका काफी बंद रहा क्लास 15-15 दिन। तो आपका जूरिस्प्रूडेंस का भाई नोट दिया जाएगा। नोट्स आपका मैंने अच्छा है, नोट्स उसमें कुछ बातें और जोड़नी पड़ेगी, तो आप आ रहा है ना? ये आ जाएगा, आ सकता है। देखिए जूरिस्प्रूडेंस में आपका फिर एक बार शुरुआत किया जाए। बंद करिए लाइव क्लास, बंद करिए। देखिए जूरिस्प्रूडेंस में आपका ये फिर एक बार बता दिया जाए, यूपी पीसीएसजे में केवल प्री में ये है, और उसमें आपका 15 क्वेश्चन प्री में आता है। फिर जब एलएलएम की प्रवेश परीक्षा देने जाएंगे, वहाँ भी 15-15 क्वेश्चन आता है। फिर नेट में आता है ये। फिर झारखंड में आपका मेंस में है जेके, और एलएलएम में भी एलएलबी में तो पढ़ाया ही जाता है, एलएलएम में भी आपका जूरिस्प्रूडेंस को अलग से पढ़ना रहता है। हाँ, तो आवाज़ में अब कितना बढ़ाया जाए? हेलो, वहाँ से बढ़ाइए थोड़ा सा ही। हाँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस बस। हेलो। देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस कहाँ कहाँ है ये बताया गया था। इसके बाद आपका जूरिस्प्रूडेंस में कोई सेक्शन या धारा या अनुच्छेद नहीं। जूरिस्प्रूडेंस आपका जो ये सब्जेक्ट हैं, ये जूरिस्प्रूडेंस जो ये शब्द हैं, ये लैटिन के जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है। जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पहला जूरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब मैं बताया था ला, और प्रूडेंसिया का मतलब नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान, यानी कि वह शास्त्र जो हमें विधि का ज्ञान कराता है,
उसी को हम विधि शास्त्र कहते हैं। अर्थात ला या कानून आया कहाँ से, कानून होता क्या है, कानून का निर्माण कैसे होता है, इसको हम कानून कहेंगे। और कानून के स्रोत क्या हैं, और कानून के बारे में कुछ जो कंसेप्ट या संकल्पनाएं हैं, उन्हीं का अध्ययन ही हम जूरिस्प्रूडेंस में करेंगे। अतः इसलिए हेराल्ड जे लास्की महोदय ने, कम करिए आवाज, तो बहुत गूंज रही, हल्का सा कम करिए। इसलिए हेराल्ड जे लास्की ने विधि शास्त्र को आइज ऑफ लॉ कहा है, यानी कि विधि का नेत्र कहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बना, क्वेश्चन बना भी है कि आइज ऑफ लॉ जूरिस्प्रूडेंस को किसने कहा है, तो हेराल्ड जे लास्की। तो अर्थात अगर आपको अधिवक्ता भी विद्वान बनना है, या विद्वान आपका लॉ को अच्छे तरीके से जानना है, तो यह जरूरी है, या अपने तर्कों को आप कैसे कोर्ट में रखेंगे, इसके लिए यह आवश्यक है कि कानून की बारीकियों से आप परिचित हों। और जो ये विधि शास्त्र हैं, ये आपको कानून की बारीकियों से परिचित कराता है। और इसलिए इसका जो आपका, मैंने हम बताएंगे आगे, एक दो दिन में अब शुरू कर देंगे आपका, यानी कि हम ये बताएंगे कि अधिवक्ताओं के लिए इसका क्या महत्व है, विद्यार्थियों के लिए क्या महत्व है, समाज में क्या महत्व है, न्यायाधीशों के लिए क्या महत्व है, ये सब अलग अलग आपका जूरिस्प्रूडेंस का महत्व बताएंगे। लेकिन अब मैं एक उदाहरण बताया था, अब समस्या आई कि ला क्या है, विधि क्या है। विधि की जहाँ तक परिभाषा की बात है, आपका मैं 5 अंधों की कहानी बताया था, फिर एक बार दोहरा लीजिए। 5 अंधे थे, उनसे कहा गया कि आप हाथी के स्वरूप का वर्णन करिए, मैंने हाथी को स्पर्श करिए और उसके स्वरूप को बताइए। तो पहले अंधे ने पैर का स्पर्श किया और कहा कि हाथी खंभे जैसा होता है। दूसरे अंधे ने पूंछ पकड़ी तो कहा कि हाथी झाड़ू जैसा होता है। तीसरे ने कान स्पर्श किया तो कहा कि हाथी तो सूप जैसा होता है। चौथा सूंड पकड़ लिया तो कहा कि सांप जैसे। और पांचवा हाथी का पेट स्पर्श किया तो कहा कि हौदा या हौदा जैसा होता है। अर्थात इसका मतलब मैं बताया था आपका दूसरी भाषा में, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि 5 अंधे थे, उन्होंने हाथी के जितने अंगों का स्पर्श किया उसी को हाथी मान लिया, जबकि वास्तव में हाथी का निर्माण इन 5 अंगों से होता है। सेम उसी प्रकार विधि की परिभाषा को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। 5 प्रकार के विद्वान आएंगे जो अपना अपना राग अलापेंगे कि कानून ये होता है, कानून ये होता है। लेकिन 5 प्रकार के जो विद्वान रहेंगे वह अपने स्थान पर सही ही रहेंगे, क्योंकि जो 5 प्रकार के विद्वान रहेंगे उनकी बातों को कानून माना जाएगा। तो इसी विषय पर 5 प्रकार के विद्वान उत्पन्न हो गए। तो इसलिए आपका जो स्कूल हुआ, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस के विद्यालय हुए, पद्धति हुई या विचारधारा जो हुई, वह 5 विचारधाराएं हो गई। पहली विचारधारा मैं बताया था नेचुरल या प्राकृतिक स्कूल या नेचुरल स्कूल, प्राकृतिक विचारधारा या नैसर्गिक विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार विधि का निर्माण भगवान द्वारा किया जाता है। विधि कल्पना की बात है,
जैसे कि आपका अभी भी देख सकते हैं आप, तमाम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। तो जो आपका, जैसे कि संसद में लोग शपथ ले रहे थे, तो तमाम लोग भगवान के नाम पर शपथ नहीं लिए, तमाम लोग भगवान के नाम पर लिए। तो जो भगवान को नहीं मानता, वह आपका दूसरे प्रकार से भी शपथ ले सकता है। मैं सत्य निष्ठा से क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा, या तो ईश्वर की शपथ लेता हूँ, या आप लिख करके लिखा गया है कि अगर आप ईश्वर की शपथ नहीं लेना चाहते तो आप सत्य निष्ठा से क्या करिए, प्रतिज्ञा। जैसे कि आपका, मैंने राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों ने लिया, ईश्वर के नाम पर नहीं लिया, वो अलग बात है। फिर आइए, तो जो ये प्राकृतिक विचारधारा थी, ये कल्पना पर आधारित थी। ये बताती थी कि कानून तो भगवान बनाता है, इसको हम डिटेल में बता चुके हैं। कल्पना का विरोध हुआ विश्व में, और दो प्रकार के विद्वान जन्म लिए, एक जर्मनी में और दूसरा इंग्लैंड में। जर्मनी में आपका सेवनी जन्म लिए, जो ऐतिहासिक विचारधारा के पिता हैं, और इनके अनुसार हिस्टोरिकल स्कूल वालों के अनुसार विधि बनाई नहीं जाती, बल्कि पाई जाती है। जो ये कस्टम होता है, यूजेज होता है, ट्रेडिशन होता है, यानी कि प्रथा, रूढ़ि, या उर्फ कहिए, या जो परंपराएं कहिए, यही कानून होता है। और कानून का निर्माण भगवान नहीं करता, समाज करता है। ये मैं बताया था डिटेल में, कौन सी विचारधारा, हिस्टोरिकल। इसी के पैरल इंग्लैंड में एक और विचारधारा शुरू हुई, एनालिटिकल। बताएंगे हम एनालिटिकल का मतलब क्या हुआ बाद में, या विश्लेषणात्मक विचारधारा। विश्लेषणात्मक विचारधारा का पिता पूछा गया है, जॉन ऑस्टिन थे। इनका मत था कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, विधि संप्रभु का समादेश होता है। यानी कि किसी देश में एक सर्वोच्च सत्ता होगी, सॉवरेन होगा, वह नियम बनाएगा, आम जनता उन नियमों का पालन करेगी। अगर आम जनता उन नियमों का या रूल या विधि का पालन नहीं करती, तो जो ये सॉवरेन हैं उन्हें सेंशन देगा। अर्थात इस विचारधारा के अनुसार कानून न तो भगवान बनाता है, न समाज बनाता है, बल्कि संसद बनाती है, संप्रभु बनाता है। और अगर आप संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन नहीं करते, तो ये जो आपका संसद है, संप्रभु है, ये आपको सेंशन देगा। सेंशन माने शास्ति, पेनाल्टी, या अनुशास्ति, माने आपको दंडित करेगा। यानी कि इस विचारधारा का थीम ये है कि लोग डर के कारण कानून का पालन करते हैं। संप्रभु डरवाता है कि नहीं करोगे तो हम कहाँ भेजेंगे, जेल। ये याद रखिए। अब यानी कि पैरल दो विचारधाराएं जन्म ले ली, एक ऐतिहासिक और दूसरा विश्लेषणात्मक। लोगों की समस्या या समाज के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, तो अब दोनों का परिमार्जित रूप आया। और वह परिमार्जित रूप सोशियलिस्ट स्कूल, समाजशास्त्री विचारधारा, यानी कि आपका समाजशास्त्री विचारधारा के पिता रूडोल्फ वान इहरिंग थे। आदर याद रखिए, जर्मनी के थे, रूडोल्फ वान इहरिंग, नाम याद रखना है। ये विचारधारा बताती है कि कानून चाहे समाज बनाए, संप्रभु बनाए, कानून ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो, वेलफेयर हो, लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। यानी कि आपका हितों हितों की, लोगों की क्या की जा सके, रक्षा। इसको डिटेल में हम बता चुके हैं। इसके बाद एक जो विचारधारा आई,
रियलिस्ट थ्योरी या यथार्थवाद। यथार्थवादी विचारधारा पिछली बार पूछा गया था, न्यायाधीशों द्वारा उत्पन्न की गई है और न्यायालय के निर्णय को ये बताती हैं कि जब भी कोई न्यायाधीश निर्णय देता है तो उसकी जो पर्सनालिटी है उसका इफेक्ट उस निर्णय पर पड़ता है। जैसे कि आप फिर एक बार समझिए केजरीवाल पर, जैसे कि आपका जो निचले न्यायालय की जज न्याय बिंदु जी थी, उन्होंने ईडी की बातों को सुना ही नहीं, ईडी को डांटा फटकारा और केजरीवाल को जमानत दे। इसका इसके बाद वह मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने जमानत निरस्त कर दी। अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसका मतलब बताने का ये है कि जो जज का पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उसका प्रभाव उसके द्वारा दिए गए निर्णय पर पड़ना लाजमी है। जैसे कि आप हाई कोर्ट देखिए इलाहाबाद का, कुछ जज होते हैं जो कंटूस टाइप के होते हैं। कंटूस का मतलब ये हुआ कि वह सरकार के खिलाफ फैसला देने में हिचकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वकील भी हिचकते हैं कि हम इनके यहाँ केस लगा है तो इलनेस लगा दें। तो उनकी ये पर्सनालिटी पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे जज हैं जो सरकार के खिलाफ खूब फैसला देते हैं, उनको सरकार से मतलब नहीं है। आपका सरकार के विरोध में भी देना हो, पक्ष में भी देना हो, जरा भी हिचकते नहीं हैं, क्योंकि जानते हैं कि कोई हमारा कुछ बिगाड़। और कुछ जज हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने की ताक में अपना सरकार का फेवर करते हैं। तो ये आपका इसका मतलब ये हुआ कि रियलिस्ट थ्योरी वाले ये बताते हैं कि आपका जब भी न्यायाधीश निर्णय देता है तो उस निर्णय में वह अपनी व्यक्तिगत छाप को क्या करता है, छोड़ ही देता है। कोई भी आदमी हो जहाँ से वह जुड़ा है वह छाप छोड़ ही देगा। टीचर भी, ये नहीं कि टीचर नहीं, जैसे को मान लीजिए कोई टीचर सपा से जुड़ा है तो जब भी वो पढ़ाएगा सपा की बड़ाई करेगा, अन्य की हिनाई करेगा, इसमें कोई शक नहीं। भाजपा से जुड़ा है तो बुआ की बड़ाई करेगा, भाजपा से तो मोदी की बड़ाई। तो ये समाज में यानी कि इसका मतलब कि किस पार्टी से जुड़े हो उसका प्रभाव आपके बयान से झलकता है। ये रियलिस्ट थ्योरी है। रियलिस्ट थ्योरी एक और बात बताती है कि जब भी न्यायालय फैसला देता है तो जब कानून बनाती है संसद तो उस निर्णय को ध्यान में रखती है। यानी कि कानून पर न्यायालय द्वारा बनाए दिए गए जजमेंट का प्रभाव पड़ता है। या तो उस जजमेंट के सपोर्ट में कानून बनेगा या उस जजमेंट के विरोध में बनेगा। कल बताया गया था काफ़ी डिटेल में, आज बस दोहराया जा रहा है। तो सपोर्ट में कौन सा कानून भारत में बना, ट्रिपल तलाक पर बना। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 माह के अंदर आप कानून बनाइए तो बना। शिक्षा का अधिकार पर बना। अब विरोध आ जाइए तो विरोध में भी तमाम कानून बने हैं। जैसे साहबानों के बाद कानून बना, SC/ST एक्ट में संशोधन हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध करने के लिए। फिर केशवानंद भारती के निर्णय का विरोध करने के लिए संविधान में चौथा संशोधन हुआ, 42वां। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वें को। सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 42। इस प्रकार हमने ये बताया कि जिस प्रकार 5 अंधे हाथी के जितने अंगों का स्पर्श किए उसी को हाथी मान लिए, उसी प्रकार 5 प्रकार के विद्वान विश्व में हैं और अपने अपने विचार रखेंगे। ला क्या होता है?
लेकिन पांचों विद्वानों का तर्क अपनी अपनी जगह क्या है, सही, गलत नहीं है। पांचों विद्वानों का मत कहीं न कहीं कानून में समाहित किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे ऐतिहासिक हो, विश्लेषणात्मक हो, समाजशास्त्री हो, या पहला प्राकृतिक हो, या अंतिम आपका हमने बताया यथार्थवाद, यानी कि पांचों वही। अब आइए आपका आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम शुरू किए थे आपका जूरिस्प्रूडेंस में दूसरा जो पॉइंट सामान्य बातों में शुरू किया जाए, आपका कुछ प्रिंसिपल हम बता रहे थे, यानी कि अभी आपका चैप्टर वाइज शुरू नहीं हुआ है, चैप्टर वाइज एक दो दिन लगेगा। कुछ सिद्धांत हम बता रहे थे, इन सिद्धांतों को आपको करना क्या है कंपटीशन के लिए, इन सिद्धांतों को आपको रट्टा मारना है पहली चीज, यानी कि इन सिद्धांतों को रट्टा मार कर जाना है, यानी कि एकदम रट डालना है। यहाँ से आपका दो क्वेश्चन लगभग सेट रहता है, कम से कम मान कर चलिए कि दो, और अधिकतम तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन भी यूपीजे में यहाँ से बनते हैं, लेकिन कम से कम आपका दो क्वेश्चन कहीं गया नहीं है आपका, तो एक एक क्वेश्चन देखा जाए। देखिए विधिशास्त्र में कुछ विद्वान आए, उन्होंने सिद्धांतों का उल्लेख किया। आइए एक एक सिद्धांत देखा जाए, उसका प्रतिपादक देखना है और उसका अर्थ भी समझना है। पहला सिद्धांत हम बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसके पहले एचजीएस में भी एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है, हिंदी में इसे कहते हैं वितरणात्मक न्याय, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये में भी आने का चांस है। जो हायर जुडिशरी सर्विस का एग्ज़ाम होता है, यानी कि एडीजे का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन एक बार आया है यूपी में आपका, ये में भी आने का चांस है। आपका पहला सिद्धांत हम बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब वितरणात्मक न्याय। ये जो सिद्धांत हैं अरस्तु ने दिया, किस विद्वान ने, अरस्तु ने। नोट्स में है, ये लिखना चाहें तो आपका लिख सकते हैं। अब इस सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, दूसरा भारत में भी हमें जोड़ते रहना है, क्योंकि जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा जो सिद्धांत, ये सिद्धांत भारत में कहाँ अप्लाई होता है, तो सिद्धांत हमें बताना है, प्रतिपादक बताना है, भारत में इसका क्या यूज है वो भी बताना है। वितरणात्मक न्याय का मतलब ये हुआ आर्थिक असमानता को कम करना, यानी कि जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं या जो वस्तुएं समाज में उपलब्ध हैं, उनका समान रूप से समाज में बंटवारा किया जाए, ताकि सभी व्यक्तियों के पास आपका उन वस्तुओं की पहुंच हो सके। ये न हो कि कुछ व्यक्ति बहुत धनी हो जाएं और कुछ व्यक्ति भूखों मरने लगे, ये न हो। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव
देखिए फिर एक बार देखिए, वितरणात्मक न्याय का मतलब ये हुआ कि जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका समाज में समान रूप से वितरण करना, ताकि आर्थिक समान असमानता को दूर किया जा सके। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बना कि भारत के संविधान में जो इस समय चल रहा है कि मोदी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जो भी विपक्षी पार्टी हैं, जब भी आपका अब संविधान लेकर लेकर पहुंच जा रही हैं सदन में और संविधान की दुहाई दे रही है और बता रहे हैं कि ये तानाशाह है, ये हिटलर हो गया है, ये संविधान को तार तार कर दिया है और हम संविधान की क्या कर रहे हैं, रक्षा। ये देखिए इस समय जो चल रहा है, यही जूरिस्प्रूडेंस का फायदा मिलेगा आपको कि जो वास्तव में क्या परिस्थिति है, कानून क्या होता है, और दोनों में आपको अच्छा कोरिलेशन मिलेगा और तमाम संवैधानिक कानूनी बातें भी आप जान लेंगे। ये फायदा है जूरिस्प्रूडेंस। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 में समाहित है। तो नोट्स में है नोट्स में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये सिद्धांत समाहित किया गया है, 38। नया क्वेश्चन ये बन सकता है जहाँ की न्याय की बात की गई है। यूपीजे में ये क्वेश्चन आया है कि सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात कहाँ की गई है, तो कहाँ किया गया है जस्टिस की बात, 38 में भी, और कहाँ किया गया है, प्रियम्बल। दोनों पढ़िए, प्रियम्बल में भी तो है ना। मान लीजिए दोनों रहे, एक चुनना हो तो क्या मारेंगे, नहीं प्रियम्बल भी दिया रहे, नीति निर्देशक तत्व, तो क्या नियम बताया गया, दोनों नहीं चुनना है, तो प्रियम्बल नहीं भाई आपका। फिर एक बार, प्रियम्बल तभी काम करेगा जब किसी माने संविधान के किसी अनुच्छेद में स्पष्ट प्रावधान न हो। अगर संविधान में स्पष्ट प्रावधान है तो वहाँ प्रियम्बल का कोई मतलब नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए, 38 मारिएगा, नीति निर्देशक तत्व। जैसे कि एक और क्वेश्चन आता है, लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है प्रियम्बल में भी है, लेकिन पहली वरीयता डीपीएस को दीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, वर्तमान समय में भी हमें जोड़ना है। वर्तमान समय में अगर भारत में हम देखें तो वास्तव में अगर देखा जाए तो आपका असमानता बढ़ती जा रही है, और जो हमारा पप्पू कहता है कि 10% लोग 80% संसाधनों पर काबिज हैं, इसमें कोई शक नहीं। गरीब गरीब होता जा रहा है, धनी धनी होता जा रहा है। तो उनसे भी, पप्पू से भी पूछना चाहिए कि जब आपकी सरकार थी तो आपने इसके लिए क्या किया। अब तो रोना रो रहे हैं, सरकार आपकी 10 साल पहले आप ही की तो सरकार थी, उस समय इसको दूर करने के लिए आपने क्या किया। भाई आप अटैक कर रहे हैं तो आप भी बताइए कि आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया। तो आपका देखिए हैं कि पप्पू ने कह दिया कि हमारी सरकार अगर आ गई तो सर्वे होगा, और जिसके पास ज़्यादा संपत्ति रहेगी छीन कर हम किसको दे देंगे, जिसके पास कम होगा सर्वे होगा, और चटाचट चटाचट पैसा क्या होगा जुलाई में खाते में जाएगा, नहीं आया अलग बात है भाई। तो पहला सिद्धांत तो अब याद हो गया, बताइए फिर एक बार दोहरा दिया जाए। भाई याद करिए यहीं, ये नहीं कि घर पर। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किसने दिया, प्रस्तुत संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है, 38 में, आपका 38 में समाहित है। आप चलिए आगे देखिए, आपका दूसरा सिद्धांत देखा जाए, दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत, यानी कि दो पावर के बीच बैलेंस बनाने का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत।
इसको दूसरी भाषा में कहते हैं दो तलवारों के बीच का धार का सिद्धांत। तो नोट में नहीं है, दो तलवार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अलग से। दो भाई कल नोट दे दिया जाएगा ताकि कुछ नई बातें मिलेंगी, उसमें जगह है, उसी में क्या करेंगे आप लिख लेंगे। फिर एक बार देखिए, दो तलवारों के बीच का धार का सिद्धांत या दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत। तो दो शक्तियों के बीच आपका बैलेंस बनाइए। जैसे कि दो महाशक्तियां हैं, तीन हम विश्व में मानिए, एक चीन है, एक रूस है और एक अमेरिका। तीनों अगर आपस में लड़ जाए तो विश्व धुआं धुआं हो जाएगा, यानी कि विश्व स्वाहा होने की कगार पर हो जाएगा। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई कि तीसरा विश्व युद्ध को क्या किया जाए, रोका जाए। लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि हर एक दुनिया में देखिए, हर एक जगह, भारत में ही थोड़ा शांति है, नहीं तो आसपास जहाँ भी ज़्यादा देखिए मार काट मची है। हजारों लाखों लोग क्या कर दिए गए, मार काट में मार दिए। आपका देखिए आगे बढ़ा जाए तो पहले दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत होता क्या है। ये सिद्धांत के प्रतिपादक आपका पोप ग्लेशियस है, यानी कि पोप ग्लेशियस ने दो शक्तियों के बीच का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब समझने का प्रयास करिए कि आखिर दो शक्तियों के बीच के संतुलन का सिद्धांत का मतलब क्या हो, ये समझना है। लेकिन रटना यह है कि किसने दिया, आपका पोप ग्लेशियस। आइए देखा जाए आपका, देखिए आपका 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक तरफ चर्च था और एक तरफ राजा या राज्य था। राजा भी, सम्राट भी कह सकते हैं। चर्च ये कह रहा था कि हम बड़े हैं और जनता हमारे द्वारा दिए गए आदेश का पालन करे, क्योंकि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं और हमें भगवान ने क्या किया है, धरती पर भेजा। जैसे मोदी जी ने कहा कि हमें भगवान ने क्या किया है, भेजा है देश की सेवा के लिए। मैं प्रधान सेवक हूँ, अतः मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, भले मैं हिटलर हूँ। उसी प्रकार चर्च वाले कह रहे थे कि हमें गॉड ने भेजा है, मैं ही गॉड का प्रतिनिधित्व करता हूँ धरती पर, मैं जो आदेश दूंगा वही जनता को मानना हो। इधर सम्राट थे और ये कह रहे थे कि भाई राजा मैं हूँ, मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, राजा कह रहे थे, और जो मैं आदेश दूंगा जनता वह माने। दोनों में टकराव हुआ। इस टकराव को दूर करने के लिए पोप ग्लेशियस ने दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि दोनों बड़े, माने न हम बड़े न तुम बड़े, बल्कि कौन बड़े, तो दोनों बड़े करा दीजिए। धार्मिक क्षेत्र में पोप ग्लेशियस ने कहा कि धार्मिक क्षेत्र में जो बड़ा होगा कौन होगा, चर्च। और प्रशासनिक क्षेत्र में कौन बड़ा होगा, राज्य या राजा। यानी कि अगर प्रशासनिक आदेश देना है भाई राज्य या राजा सम्राट बड़ा, अगर धार्मिक आदेश देना है तो कौन बड़ा, चर्च। इसी को हम दो शक्तियों के बीच का संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। ये दोनों माने नहीं, इस सिद्धांत को माने नहीं, दोनों में लड़ाई हुई तो चर्च हार गया। कौन हार गया, और राजा क्या हुआ, विजयी। तो आपका जब कोई राजा विजयी हो जाता है तो वह करता क्या है, शासन करता है। और अब राजा ने क्या काम किया कि जो जनता के, इंग्लैंड की जनता या पीपुल के जो प्राकृतिक अधिकार थे
जो अधिकार चले आ रहे थे, जिन्हें प्रकृति ने दिया था, ये राजा उन अधिकारों को धीरे धीरे छीनना शुरू कर देता है। जैसे कि वर्तमान में यही होता है, जब लोग राजा बन जाते हैं, जब लोग पद पा जाते हैं, तो पुरानी बातें हवा हवाई हो गई और नए स्टाइल में काम करते हैं। जैसे कि और घमंड भी आ जाता है। जै माने ज़्यादा लोगों को घमंड आ जाता है। संसद में ही देखिए, तमाम आप देखेंगे, अगर गौर करिए, तो तमाम जो आपका शपथ लेने सांसद जा रहे हैं, जो नए नए हैं, वह अनाप शनाप भी बोल दे रहे हैं और उनके चेहरे पर लग रहा है कि जीत गए तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, जबकि हिटलर बैठा है, तीर आपको मारने नहीं देगा। आप बोलते रहिए, संविधान दिखाते रहिए, कोई असर हिटलर पर होने वाला नहीं है, मैं बता दूं। वो जो मन करेगा वही करेगा, चाहे सरकार रहे न रहे। तो इसका मतलब फिर एक बार समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि राजा जब शक्तिशाली हो गया, तो वह चर्च से तो लड़कर उनको बाहर कर दिया था। आज भी चर्च अपना हारा हुआ है, वेटिकन सिटी में शांति से बैठा है। कोई ज़्यादा हस्तक्षेप, सरकार के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं। तो जब ये हुआ, तो जब अब राजा ने करना क्या शुरू किया कि जो जनता के अधिकार थे, उनको छीनना शुरू कर दिया। क्योंकि राजा शक्तिशाली था, जिससे सरकार शक्तिशाली है, लोगों के अधिकार को छीनते जा रही है और अधिकार को कम करते जा रही है। वो तो न्यायपालिका है जिस पर हमें विश्वास है और हमारे अधिकारों को क्या रखी है कायम। नहीं तो सरकार का बस चले तो आपको एक भी अधिकार न दे। तो नियम ये हुआ कि अब राजा जनता के अधिकार छीनने लगे, जनता बौखला गई और जब जनता बौखला गई, तो ऐसी कंडीशन में राजा और जनता के बीच संघर्ष हुआ। मार काट नहीं हुआ, लेकिन आंदोलन जनता ने इंग्लैंड में किया और राजा को झुकना पड़ा। यानी कि आंदोलन के आगे, जैसे किसान आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा, वैसे ही जनता के आंदोलन के आगे सम्राट को झुकना पड़ा। और सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा लाया। इंग्लैंड में क्या आया? 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने मैग्ना कार्टा लाया। मैग्ना का मतलब बिग होता है, बिग मतलब बड़ा होता है, और कार्टा मतलब चार्टर, चार्टर मतलब विलेख या दस्तावेज, यानी कि बड़ा विलेख। तो बड़ा विलेख क्यों कहा जाता है? बड़ा विलेख, देखिए, इस दस्तावेज या विलेख द्वारा लोगों को कोई नया अधिकार नहीं मिला, बल्कि जो पुराने अधिकार राजा ने छीने थे, उन्हीं में से कुछ अधिकारों को जनता को वापस किया गया, फिर से अधिकार बहाल कर दिए गए, लेकिन कोई नया अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन सबसे पहली बार राजा से कि कौन विजयी हुई थी? जनता। तो जनता आपका खुशी मना रही थी और कह रही थी कि सबसे बड़ा अधिकार हमें क्या हुआ? मिल गया। कम से कम अधिकार मिलने की शुरुआत तो हुई। तो भाई इसी को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। आज भी जो लड़ाई है वह राज्य और जनता के ही बीच है। सरकार जनता के अधिकारों को कुचल देना चाहती है, आवाज दबा देती है, और जनता चाहती है कि हमारा अधिकार क्या रहे, कायम। वर्तमान में भारत में भी देखते रहिए कि भारत में सरकार पर यह आरोप हमेशा लग रहा है कि सरकार तो बोलने ही नहीं दे रही है, अधिकारों को कुचल दे रही है। ये सही बात है,
कि जब आप सत्ता से बाद आप पर भी ये लागू होगा कि जब आप पद नहीं पाएंगे तो बहुत लंबा लंबा फेंकेंगे समाज में, और जैसे ही पद पाएंगे जो सिस्टम है उस सिस्टम में आप घुल मिल जाएंगे। जैसे कि केजरीवाल जी हैं, जब तक सीएम नहीं बने थे खूब लंबा लंबा फेंके आपका भाला जैसे, जैसे ही सीएम बने तो 50 करोड़ का कहे थे कि हम का भाई उन्होंने क्या कहा था कि हम आपका कह सकते हैं कि सरकारी आवास नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, और जैसे ही बने 50 करोड़ के बंगला का डेकोरेशन हो गया टैक्स के पैसे से। और उसके बाद शराब घोटाला। तो दिक्कत ये थी कि अगर ये परिपक्व खिलाड़ी रहते तो फंसते नहीं। ये नए खिलाड़ी थे, इनको बांड के माध्यम से पैसा लेना चाहिए, जैसे भाजपा कांग्रेस ने लिया, ये डायरेक्ट ले लिए, उसी में फंस गए सब लोग। ये नए खिलाड़ियों में यही होता है कि राजनीति के नए खिलाड़ी हैं तो थोड़ा बहुत आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कंपटीशन के नए खिलाड़ी हैं तो बहुत सोच समझ कर एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ता है। तो फिर आगे आपका यानी कि हमने ये लास्ट में आई है कि दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत किसने दिया? पोप ग्लेशियस। अगला सिद्धांत आइए, समादेश का सिद्धांत। समादेश का सिद्धांत का मतलब कमांड, प्रिंसिपल ऑफ कमांड, यानी कि समादेश का सिद्धांत किसने दिया? तो समादेश के सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। यहाँ आपका दो क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन अगर बने कि समादेश के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? बहुत देखिए, समादेश के सिद्धांत में दो क्वेश्चन आपका बनता है कि समादेश का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो जर्मी बेंथम मार्क कराइए। अगर सर्वप्रथम पूछे तो जर्मी बेंथम, और सामान्य वाक्य दे कि समादेश के सिद्धांत के प्रतिपादक तो जॉन ऑस्टिन मारिए। लेकिन अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम किसने दिया तो जर्मी बेंथम। जैसे कि इसी तर्ज पर और भी क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए, क्वेश्चन ये बनता है, बिहार में बना भी है एडीला में, कि विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया? तो सर्वप्रथम लॉर्ड कोक ने दिया, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद उसकी व्यापक व्याख्या डायसी महोदय ने किया, लेकिन सर्वप्रथम आपका किसने दिया? तो लॉर्ड कोक, इसमें कोई शक नहीं है। उसी प्रकार आपका लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल पर भारत में क्वेश्चन बनता है। पीआईएल के जन्मदाता पीएन भगवती महोदय हैं, लेकिन पीआईएल की शुरुआत यानी कि पीआई उसको हम क्या कहेंगे दूसरी भाषा में, पीआईएल की उत्पत्तिकर्ता तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन लोकहितवाद के बारे में सर्वप्रथम ध्यान किसने दिया? तो अगर सर्वप्रथम ध्यान देने की बात आई, भले न शुरू किए हो, तो वह जस्टिस कृष्णा अय्यर हैं, लेकिन प्रतिपादक पीएन भगवती। तो भाई आपका मुंबई कामगार सभा में जस्टिस कृष्णा अय्यर, और आपका एसपी गुप्ता के वाद में आपका पीएन भगवती। तो पहले देखिए, समादेश का सिद्धांत क्या है। ये मानते हैं जॉन ऑस्टिन कि विधि संप्रभु का समादेश है, ला इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी कि इसमें तीन शब्द आ गया, विधि, संप्रभु और समादेश। कितने शब्द आए?
तो इसी पर आपका क्वेश्चन 2-2 3-3 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। इसको देखिए समझिए आपका विधि समादेश नहीं विधि संप्रभु का क्या है समादेश या कमांड। ला इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। अब देखिए कहाँ कहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन आपका बनता है वह थोड़ा समझना है। पहला इसका मतलब पहले समझिए। तीनों शब्दों को आगे डिटेल में एक लेक्चर लग जाएगा तीनों शब्दों को पढ़ाने में। ये 3 शब्द नहीं बल्कि पूरा आपका 1-2 लेक्चर इसमें लग जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमें 2-2 4-4 मिनट हर एक सिद्धांत को दिमाग में क्या करना है बैठाना है। यानी कि जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि जो विधि होती है वह संप्रभ बनाता है और विधि संप्रभ का कमांड होता है समादेश होता है। इस समादेश के पीछे लोगों की ड्यूटी छुपी रहती है, लोगों का कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है कि इस समादेश का पालन करें कि न करें। करें। अगर लोग इसका पालन नहीं करते हैं तो ये जो सॉवरेन है विधि का उल्लंघन करने वालों पर सेंक्शन लगाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि समादेश कर्तव्य अधिरोपित करेगा और जो व्यक्ति कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा उसको सेंक्शन राज्य देगा। अर्थात लोग सेंक्शन दंड भी कह सकते हैं, दंड के भय के कारण संप्रभ का आदेश मानते हैं समादेश मानते हैं। अगर लोगों में डर न रहे संप्रभ का तो कोई भी व्यक्ति कानून का पालन नहीं करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, जॉन ऑस्टिन कह रहे हैं। कौन सा विद्वान? जॉन ऑस्टिन। दूसरा इनका देखिए, चूंकि इनका 3 शब्द है तो तीनों शब्द अलग अलग पूछा जाता है कि विधि की परिभाषा किससे प्रभावित थी? ब्लैक स्टोन से। और आपका संप्रभुता हाफ से, याद रखिए, और समादेश जर्मी बेंथम से। ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर एक बार देखिए, ऑस्टिन की विधि की परिभाषा किससे प्रेरित थी? ब्लैक स्टोन। संप्रभुता का किससे लिए? आपका हाफ से। और समादेश का सिद्धांत तो जर्मी बेंथम। फिर पूछा गया है कि समादेश कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। फिर आपका पूछा गया संप्रभुता के गुण क्या है? नकारात्मक सकारात्मक दोनों। तो दोनों भाई नकारा बताया जाएगा आगे, अभी ना समझिए उतना। अभी ये समझिए कि थोड़ा थोड़ा बातें क्या करनी है दिमाग में बैठानी है। तो समादेश का सिद्धांत किसने दिया था? मुख्य रूप से जॉन ऑस्टिन। अगला सिद्धांत आइए। समादेश के सिद्धांत के बाद आपका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, या इसको दूसरी भाषा में आपका विधि का विशुद्ध सिद्धांत या विधि का शुद्ध सिद्धांत। तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ ये किताब भी लिखी गई, ये सिद्धांत भी दिया गया और इस सिद्धांत के प्रतिपादक हेंस केल्सन महोदय थे। कौन विद्वान था? हेंस केल्सन। हेंस केल्सन की भी विशेषता पूछी गई थी। एक बार पूछा गया जे में वियना विचारधारा किससे संबंधित है? हेंस केल्सन से। हेंस केल्सन से। आपका दूसरा पूछा गया है कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि है ऑस्टिन से एक कदम आगे कौन माना जाता है, या हेंस केल्सन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं? तो चेला हमेशा गुरु से एक कदम क्या रहेगा? आगे।
दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे वकालत हो चाहे कहीं भी हो, चेला अगर अच्छे से सीख लिया वकालत तो गुरु की नाक काट देगा। तो चेला चीनी हो गया और गुरु क्या रह गए। ये हर एक जगह आपका वो अलग बात है कि भाई आपका यानी कि चेला सूट बूट और क्या करता है 4,000 का जूता पहनकर आता है कोचिंग, और गुरु वहीं जो भी चप्पल मिल गया पहनकर क्या किए आ गए। तो आपका क्योंकि गुरु हमेशा ये प्रयास करता है कि हमारा चेलवा यानी कि एक कदम क्या बढ़े। जैसे कि आडवाणी के चेले मोदी थे, तो आडवाणी हमेशा प्रयास किए कि मोदी हमसे एक कदम आगे हो, भले नाराज हो गए पीएम न बनने पर, लेकिन दिल ही दिल कुछ प्रसन्नता होगी कि चलो हमारा चेला क्या बन गया, पीएम। तो अलग बात है। फिर एक बार देखिए, काफ़ी आपका इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत कानून से आपका संविधान से तो बहुत जुड़ेगा। तो आपका हम पहले विधि का शुद्ध सिद्धांत या विधि का विशुद्ध सिद्धांत बताया जाए और तब आगे बढ़ा जाए। किसने दिया था इस सिद्धांत को, याद रखिए, हेंस केल्सन। किताब पूछा जाता है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किताब किसने लिखी, हेंस केल्सन। एकदम रट्टा होना चाहिए। हम तो समझा ही रहे हैं डिटेल में, लेकिन ये एक लाइन जो बता रहे हैं ये तो आपको रटना ही होगा, चाहे चाहे समझ में आए न आए, इससे मतलब नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस आधा बाटे लोग रटते हैं और आधा समझते हैं, 100% समझ में नहीं आएगा ये मानकर चलिए। तो कम से कम आपका कुछ बातें क्या करिए, रटिए, ताकि आपका क्वेश्चन गलत न हो। देखिए फिर एक बार ये आपका इनका कहना क्या है। हेंस केल्सन ये कहते हैं कि जिस प्रकार मैथ में या विज्ञान में 2+2=4 होता है, यानी कि 2 और 2 को जोड़ा जाए तो सदैव 4 ही होगा। सेम उसी प्रकार कानून को भी विज्ञान की तरह प्योर होना चाहिए। ये जो कानून में फर्जी बातें समाहित हो गई हैं, यानी कि आपका फर्जी बातों का मतलब अर्थशास्त्र उसी में थोड़ा आ गया, उसी में आपका राजनीति शास्त्र आ गया, उसी में नैतिक शास्त्र आ गया। ये जो फालतू चीज़ें हैं, जब कानून से इनको पूरी तरह क्या कर देंगे बाहर, तो जो बचा हुआ भाग है वह विज्ञान के नियमों की तरह क्या होगा, प्योर। यानी कि जो ये ला के अलावा जो बातें ला में आ गई हैं आपका, उनको क्या किया जाए, उनको कानून से बाहर किया जाए, और जो शेष बचेगा वह क्या रहेगा, प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा। विज्ञान पर ज़्यादा भरोसा कौन करते हैं, हेंस केल्सन। 2+2=4। तो अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे सजा होनी चाहिए। अब हुआ कि नहीं हुआ इससे हेंस केल्सन का मतलब नहीं, लेकिन अपराध किया है तो सजा होनी चाहिए। तो अब चाहिए बताया जाएगा, चाहिए चाहिए चाहिए, किसको क्या चाहिए तो अलग बात है। लेकिन आपका हेंस केल्सन ने एक और सिद्धांत दिया, और वह दिया ग्रैंड नॉर्म। बहुत पूछा गया है ग्रैंड नॉर्म, इसको हिंदी में कहते हैं मूल मानक। मूल मानक, ग्रैंड नॉर्म इंग्लिश में, ग्रैंड नॉर्म। मूल का मतलब ओरिजिनल, और नॉर्म का मतलब आपका होता है नमूना, ओरिजिनल नमूना। तो बताइए आपका असली पप्पू का ओरिजिनल नमूना किस में है, तो आपका राहुल गांधी जी में है। क्यों है राहुल गांधी जी में, क्योंकि वह आपका
असली पप्पू का नमूना प्रस्तुत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आलू से क्या बना देंगे? सोना। तो मूल मानक समझिए, मूल मानक माने ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म का मतलब ये हुआ, ग्रैंड मतलब क्रोड और नॉर्म का मतलब होता है नमूना, यानी कि एक नमूना, यानी कि विधि नमूनों से बनी है, नॉर्म से बनी है। तो होता क्या है? तो हेंस केल्सन ये कहते हैं कि दो प्रकार के नॉर्म या नमूने होते हैं। तो आपका समाज में भी दो प्रकार के नमूने करा लीजिए। दो प्रकार के नमूने होते हैं, एक हाईएस्ट रहता है और उसके नीचे अन्य नमूने होते हैं। जैसे कि आपका राहुल गांधी जी सबसे बड़े नमूने, और ये दो जो इनके चेले चपाटी हैं, दिग्विजय सिंह इत्यादि, इनके आपका अधीनस्थ नमूने हैं। तो इसी तर्ज पर समझिए, हेंस केल्सन ये कहते हैं कि किसी भी देश में एक ग्रैंड नॉर्म होता है। ग्रैंड नॉर्म मतलब मूल मानक, और इस मूल मानक से ही अन्य मानक निकलते हैं। अन्य मानक अपनी वैधता प्रदान करते हैं, और कोई भी निचला मानक मूल मानक का विरोध कर सकता है कि नहीं? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा पार्टी है, तो कोई भी कार्यकर्ता या सांसद जो मूल मानक भाजपा का है, मोदी जी, उनका विरोध नहीं कर सकता। अगर विरोध करता है तो पार्टी में रहेगा कि बाहर जाएगा? तो सेम उसी प्रकार अब कानूनी भाषा में समझिए, किसी भी देश में एक ग्रैंड नॉर्म होता है, सर्वोच्च मानक होता है, सर्वोच्च कानून होता है। तो हमारे यहाँ कौन है सर्वोच्च कानून? संविधान। सही बता रहे हैं, कौन है? तो संविधान को हम क्या मान लें केल्सन के हिसाब से? ग्रैंड नॉर्म या मूल मानक। आप लोग अब बताइए, अगर और जो ये आईपीसी सीआरपीसी कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये अधीनस्थ मानक हैं, यानी कि निचले मानक। तो अब आप लोग बताइए, क्या निचले मानक संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं? क्या ये जो निचले नमूने हैं, मानक माने नमूना, नॉर्म, ये जो निचले नमूने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हैं, क्या हमारे संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं? अगर करते हैं तो क्या होगा? शाम को भी कल बताया गया था। अगर करते हैं तो ये जो नमूने अधीनस्थ हैं निचले, उस मात्रा तक वह क्या होंगे? शून्य होंगे। उस मात्रा तक वार्ड होंगे। कल ही केस बताया गया था शाम को, 377, इसमें शक नहीं है। अर्थात एक उदाहरण बस देखा जाए, उतना नहीं। अगर आईपीसी बनी है, आईपीसी की किसी धारा में जो प्रावधान हो, अगर हमारे संविधान के विपरीत है, तो वह प्रावधान बताइए मूल मानक के विपरीत हो गया, तो वह प्रावधान टिकेगा कि शून्य हो जाएगा? कि पूरा शून्य होगा कि उस मात्रा या लिमिट तक? उस मात्रा तक, जिस मात्रा तक वह क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के असंगत हैं, विपरीत हैं, टकराता है। तो जैसे कि जिस मात्रा तक टकराता है, कल शाम को हमने बताया था, आईपीसी की धारा 377, नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, कल मैं बताया भी था, इसमें शक नहीं है। अगला सिद्धांत ये आपका, यानी कि विधि मानकों का स्तूप है। स्तूप मतलब स्तंभ, न स्तूप मतलब पिरामिड जैसा। विधि मानकों का क्या है? स्तूप है। तो अब ये जो हमने बनाया है ये स्तूप तो है। मूल मानक कहाँ हो गया? ऊंची माने चोटी के सर्वोच्च शिखर पर मूल मानक संविधान। और ये जितने सीआरपीसी आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, ये कैसे मानक होंगे? सबऑर्डिनेट मानक। तो और मूल मानक स्वयं आपका माने मूल मानक का कोई विरोध,
तो देख ही रहे हैं वर्तमान में सबसे अच्छा तो भारत में आप देखिए, जितने विपक्षी दल हैं मूल मानक को लेकर संसद में जा रहे हैं। जब भाषण देते थे आपका तब भी मूल मानक को थे लिए थे कि नहीं, और आज भी मूल मानक को लेकर सभी संसद में बैठे थे और ले जाकर दिखा दिखा कर शपथ ले रहे थे। लग रहा था कि इनसे बड़ा संविधान का ज्ञाता कोई नहीं है। तो ज़्यादा लोग संविधान लेकर शपथ लिए हैं कि हम संविधान की क्या करेंगे। शपथ तो लिया ही जाता है कि संविधान की और विधियों की रक्षा करेंगे, भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता को क्या रखेंगे कायम, भले बयान दे दें, वो अलग बात है, बयान दे दें आपका उससे मतलब नहीं है। तो हमने बताया आपका कि विधि मानकों का स्तूप है, पिरामिड है। अगर ये कोटेशन आ जाए तो ये कोटेशन किसने कहा था? हैंस केल्सन। तो कोई समस्या हो तो बताइए, भारत में भी हम जोड़कर चलते जा रहे हैं संविधान और क्या जोड़ा गया? अन्य विधियां। अब आइए जर्मी बेंथम विद्वान का देखा जाए, यहाँ से भी दो तीन क्वेश्चन बना है। जर्मी बेंथम ने पेन एंड प्लीजर का सिद्धांत दिया, दुख और सुख, या प्लीजर एंड पेन कहा जाए। पहले भाई अच्छी बात कही जाए, बुरी बात न कही जाए। सुख और दुख का सिद्धांत, प्लीजर एंड पेन। तो अगर आपसे जर्मी बेंथम पर हम चल रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सुख और दुख का सिद्धांत किसने दिया था, तो जर्मी बेंथम ने दिया था। सुख और दुख का सिद्धांत क्या है? तो जर्मी बेंथम कहते हैं कि जो लोग कानून का पालन करेंगे वह रिवार्ड के हकदार होंगे, इनाम पाएंगे, और जो कानून का उल्लंघन करेंगे वह दुख पाएंगे। तो बताइए सुख कौन पाएगा? कानून का जो पालन करेगा कि उल्लंघन? और दुख कौन पाएगा? जो कानून का क्या करेगा। तो कैसे दुख पाएगा? तो बुलडोजर बाबा दुख देंगे। कैसे देंगे? जेल भेजवा देंगे, मकान गिरवा देंगे, जुर्माना लग जाएगा। ये दुख की ही तो घड़ी है। एक एक पाई जुटाया बेचारा, जिंदगी भर आपका एक एक पाई जुटाया, और 2 मिनट में बुलडोजर बाबा ने उसका मकान क्या किया? गिरवा दिया। तो भाई सबसे ज़्यादा दुख लोगों को हो रहा है, क्योंकि एक एक पाई बटोर कर आपका कह सकते हैं मकान बनवाए। अभी भी महाकुंभ से पहले सैकड़ों घर गिरेंगे। आपका दिया था पेपर में कि प्रस्ताव भेजा गया है, जैसे ही राज्य सरकार ओके करेगी 500-600 हजारों घर क्या करेंगे, रोड चौड़ीकरण में ध्वस्त हो जाएंगे। अब वो अलग बात है। तो सुख दुख का सिद्धांत किसने दिया था? जर्मी बेंथम। फिर उपयोगितावाद का सिद्धांत, यूटिलिटी का प्रिंसिपल किसने दिया? जर्मी बेंथम ने ही। जर्मी बेंथम ने आपका और दो तीन बातें कही हैं, और उन्हीं बातों को आपको याद रखना है। वे बातें हैं डाग ला का सिद्धांत। ये पूछा गया था, डाग ला जे में आ चुका है। डाग ला का सिद्धांत आपका किसने दिया? तो जर्मी बेंथम ने। डाग ला का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्यायिक पूर्व निर्णय से, जुडिशियल प्रेसिडेंट से, अर्थात नजीर से। नजीर समझ रहे हैं कि नहीं भाई? आप समझ रहे हैं ना? ना है तो न शब्द आए तो बता दीजिए, नहीं है भाई आपका। जिसको भी भाई हमारी बात न समझ में आए तो एक बार वो बता दे, दूसरे शब्दों में बताया जाएगा। वैसे जुडिशियल प्रेसिडेंट जो एआईआर वकील साहब लोग ज़्यादा जानते हैं, जो ये एआईआर रहता है उसको कोर्ट में हम पेश करते हैं, अर्थात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसको संजो कर रखा जाता है,
अगर समान तथ्य निचले न्यायालय में आ गए तो उन निर्णयों को नज़ीर के रूप में क्या किया जाता है? पेश। अधिवक्ता खोदता है, तब पेश करता है कि इनके मामले में कौन सी नज़ीर काम करेगी। तो खोजना पड़ता है, ऐसे ही पैसा 1,00,000 2,00,000 नहीं ले रहे हैं, आपका काम करा रहे हैं तब ले रहे हैं पैसा। रात भर खोदते हैं, कौन सा केस है जो हमारे क्लाइंट के मामले में क्या फिट। नहीं तो इलनेस लगा के फिर 2-4 दिन का समय लिया जाता है। क्या कह देंगे कि हम आज बहस नहीं करेंगे क्योंकि तैयार, हम भी बता देते हैं कि आज नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तैयार हैं। उसमें क्या है भाई, तैयार नहीं है तो क्या जबरदस्ती पढ़ा दें, मुकदमा ही हार जाएगा वकील। तो आगे देखिए आपका, तो डाक लाख पूछा गया था ये किसने दिया ये सिद्धांत? जर्मी बेंथम। किससे रिलेटेड हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट या न्यायिक पूर्व निर्णय, या इसको नज़ीर उर्दू में कहते हैं। नज़ीर पेश किया, जैसे कि हमारे नीतीश बाबू ने नज़ीर पेश किया, इतनी बार पलटे कि एक नज़ीर बन गया। कब पलट जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। तो आगे देखा जाए। अब ये डाग ला का मतलब समझिए भाई, केवल सिद्धांत नहीं, मतलब भी जानना है। देखिए आपका ये न्यायाधीश कभी भी ये स्वीकार नहीं करते कि वह कानून का निर्माण करते हैं, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके जब वो फैसला लिखते हैं उसी में कानून का क्या कर देते हैं? निर्माण। तो जर्मी बेंथम ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक आदमी अपने कुत्तों के लिए कभी नियम नहीं बनाता, पूछा जाए कि क्या कुत्ते के लिए नियम बनाया हो, तो आदमी यही कहेगा कि मैं क्यों अपने कुत्ते के लिए नियम बनाऊं, कुत्ते के लिए नियम मैं बनाऊंगा। लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके वह कुत्तों के लिए बैक डोर से नियम क्या करता है? बना ही देता है। तो इसी को यानी कि इसका मतलब कि न्यायाधीश लाख ये कहें कि वह तो कानून का केवल इंटरप्रिटेशन करते हैं, कानून की केवल व्याख्या करते हैं, कानून बनाते नहीं। लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके व्याख्या के बहाने कानून का क्या कर देते हैं? निर्माण। जैसे कि सबसे उत्तम उदाहरण आपका कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक मने सेक्सुअल हरासमेंट से संरक्षण अधिनियम बताया गया, उसमें विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, तो उसमें गाइडलाइंस बना दिया, नियम बताया गया था शाम वाले में। विशाखा पूछा भी गया था आपका, ये कहाँ पूछा तो गया था आपका, उसके बाद कहीं मैंने एग्जाम हुआ था तो ये विशाखा का क्वेश्चन आया था, ये केरल में आया था। केरल आपका जो एचजेएस का एग्जाम हुआ, वहाँ पूछा गया कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर जो वुमेन है, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में कुछ नियम सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। तो अब तो डागला आ गया कि फिर से बताया जाए। भाई डागला का मतलब ये हुआ कि न्यायाधीश द्वारा बनाया गया कानून। कौन कहता है इसे डागला? जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम आपका एक और बात कहते हैं, कोटेशन पूछा जाता है अधिकार पर, ये बताते हैं कि जितने भी अधिकार हैं, अधिकार केवल विधिक होता है, कानूनी अधिकार होता है, नैतिक या प्राकृतिक अधिकार की कोई वस्तु नहीं होती। यानी कि अधिकार प्रकृति या भगवान ने हमें नहीं दिया, बल्कि कानून ने दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन सा विद्वान कह रहा है? जर्मी बेंथम। और कटाक्ष करते हैं, देखिए कटाक्षी पूछा जाता है कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद है, औलाद मतलब संतान है, जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा। तो कोटेशन 3 से 2-3 बार आया है कि ये कोटेशन किसने कहा?
तो जैसे ही औलाद की बात आए तो आप जर्मी बेंथम मार कर आ जाइएगा। किस पर अटैक करते हुए कहते हैं? आपका प्राकृतिक विद पर, प्राकृतिक अधिकार पर क्या कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार जैसा कोई अधिकार ही नहीं है, प्राकृतिक अधिकार है ही नहीं। ये तो एक ऐसा अधिकार है जिसका कभी कोई पिता ही नहीं रहा, और जब पिता ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से जन्म ले लेगा? भाई जब पिता ही नहीं है तो पुत्र क्या जन्म लेगा? लेकिन अब ले सकता है। अब आपका वैज्ञानिक तरीके आ गए हैं कि पिता के न होते हुए भी पुत्र पुत्री जन्म ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। अब ये ना कह दे वो जर्मी बेंथम कह के चले गए, आपका बताया जाएगा, उनका काफ़ी लंबा इतिहास है। भाई अभी तो सिद्धांत ही देखिए। एक और सिद्धांत देखा जाए, आपका समय भी हो गया। कल इसको देखा जाएगा क्या किया जाए। भाई समय भी काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो गया। अगला क्लास भाई कल चलेगा। थोड़ा रात वक्त में लाइट वाइट थी नहीं हमारी तरफ, रात भर आदमी जागरण किया है, तो भाई क्लास चलाना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर अब, क्योंकि लाइट अब रात में काट दिया था हमारी तरफ। लाइट नहीं रहेगी तो भाई सो कहाँ पाएगा इस गर्मी में आदमी। तो इसीलिए आपका खेद है कि कल देखिए अगर मौसम सही रहा तो आपका सब्जेक्ट कल से ही बढ़ा दिया जाएगा। टीपीए का भी डायरेक्ट लाइएगा। मौसम थोड़ा सही हुआ है तो आपका एक और सूचना भाई, एपीओ की 114 वैकेंसी आयोग को प्राप्त हो चुकी है। ये इस बार लखनऊ से पता कराया गया। तो जो लखनऊ में कार्मिक विभाग है जहाँ से वैकेंसी भेजी जाती हैं, वेटिंग वाले लड़के गए थे वहाँ, जो एपीओ में पिछली बार मैंने वेटिंग लिस्ट नहीं निकली, तो उन्होंने पता किया विभाग में अंदर जाकर, आपका जो हेड होता है उनसे भी मिले, मुख्यमंत्री से भी मिले थे इस बारे में कि वेटिंग निकाला जाए। फिर वहाँ तो 2 बार में आपका वैकेंसी आयोग में भेजी गई, उन्होंने बताया। 167 भेजी गई एक बार, अभी भेजी गई है 47, लेकिन आने में हमें लगता है कि 15-20 दिन लग जाएगा। ये लड़कों ने पूछा कि क्या नया आपका जो पे मने है, आपका क्रिमिनल तीनों कानून आएगा कि नहीं, तो अभी क्लियर नहीं है। 1 जुलाई को वो उन्होंने ये, उन लोगों का मानना ये था, कहना कि 1 जुलाई को लागू होने दीजिए, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो विचार किया जाएगा मतलब कि हल्का सा लेट हो 20-25 दिन, तो हो सकता है कि नया पुराना दोनों आ जाए। तो भाई दोनों कोरिलेट करके पढ़ते रहिए, जब तक वैकेंसी न आ जाए तब तक क्लियर नहीं है आपका। लेकिन वैकेंसी जुलाई उलाई में आने की संभावना है। 114 पोस्ट अभी आपका मैंने यूपी का क्लियर है कि आएगी। तो भाई जो लोग आपका मैंने एपीओ पर भी ध्यान देते रहिए। एपीओ में सिलेबस कम है आपका, तो एपीओ में सिलेबस कम है तो एक एक धारा को मत डालिए। जो लोग जिनको इस बार देना है उपेक्षा न बरतें। आपका यूपी बिहार उत्तराखंड अच्छे से दें, बिहार में भी बम्पर वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग प्रयास करिए कि इस बार कोई चूक न हो। भाई जिनको जिनका एलएलबी कंप्लीट हो गया है, इस बार कोई चूक न हो। क्लास चल ही रहा है, 1-2 दिन में 5 बजे से शाम वाला क्लास कर दिया जाएगा और जीएस 4 बजे से चलेगा। 1-2 दिन में ही हम शेड्यूल सही कर देते हैं इसी हफ्ते, क्योंकि मौसम अब सही है, इतना धूप नहीं है कि आदमी जलने लगे। अब कुछ हद तक तो सही है आने जाने में। तो देखिए कल तो नहीं, परसों रोज से हो सकता है कि शाम वाला भी क्लास सही शेड्यूल हो जाए। तो अगला क्लास भाई ऑनलाइन वालों को ही बताया जा रहा है, आपका सुबह की क्लास कल चलेगी, और मौसम सही रहा तो सब्जेक्ट बढ़ा दिया जाएगा।
मौसम देख लिया जाए एक दो दिन जैसा हो।